प्यारे बच्चों, मैं चपला कुमारी पति आपकी हिंदी शिक्षिका केंद्रीय विद्यालय से आज शुरू करते हैं हम कक्षा 8 की पुस्तक भारत की खोज। भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया डिस्कवरी ऑफ इंडिया का संक्षिप्त रूप है और इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आज शुरू करते हैं हम पाठ 4 युगों का दौर। युगों का दौर में शुरू करते हैं गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद इस पाठ में के माध्यम से यह बताया गया है कि मौर्य शासन का अंत हुआ और उसकी जगह शुंग ने ले लिया। इसके साम्राज्य की सीमा काफ़ी कम थी। दक्षिण भारत में बड़े बड़े राज्य की स्थापना हुई। उत्तर भारत में काबुल से पंजाब तक यूनानियों का साम्राज्य का विस्तार हो गया। यूनानी आक्रमणकारी मेनांडर ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उसकी वहां पर हार हुई। मेनांडर ही राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ और बौद्ध आख्यानों में उसका वर्णन संत के रूप में है। इस तरह भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में मध्य प्रदेश के बेस नगर में हिलियोंद स्तंभ बना था, जिसमें संस्कृत का एक लेख खुदा है। शक लोग मध्य एशिया में आक्सन नदी यानी अक्खी नदी की घाटी में बस गए। युई सुदूर पूर्व से यहाँ आए और उन्होंने इन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया। ये शक धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म में और हिंदू धर्म में आ गए। युई का एक दल कुषाण का था। उन्होंने शकों को हराकर दक्षिण की ओर भगाने के लिए मजबूर कर दिए। कुषाणों में सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क उन बौद्ध कथाओं का भी वह नायक है जिनमें उनके महान कारनामों और सार्वजनिक कामों का जिक्र किया गया है। जिनमें उसके बौद्ध धर्म होने के बावजूद ऐसा लगता है कि राज्य धर्म का स्वरूप कुछ मिला जुला था, जिसमें जराध्रुष्ट के धर्म का भी योगदान था। तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय भी उसके निकट था। इससे कई राष्ट्र के लोग वहाँ आते थे और वह शिक्षा का केंद्र बना हुआ था। इस जमाने में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुए और 64वीं ई में चीन राजदूत जो है भारत आए थे और उस समय वो भारत के लिए कई सारे तोहफे भी लाए थे। उसमें
आड़ू और नाशपाती के पेड़ थे। कुषाण काल में ही बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बंट गया। महायान और हीनयान। इनके मध्य विवाद होने लगा। इन विवादों में एक नाम नागार्जुन का है, जो बौद्ध शास्त्र और भारतीय दर्शन का विद्वान था। उनके कारण महायान की विजय हुई। चीन में महायान तथा लंका और बर्मा में हीनयान को मानने वाले लोग थे। आरंभ में विदेशियों का विरोध करने वाले इस राष्ट्रीय आंदोलन ने निश्चित रूप ग्रहण कर लिया। एक दूसरे महान शासक ने, जिनका नाम चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त ने नए हमलावर जो भारत पर हमला कर रहे थे उनको मार भगाया और एक शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य का स्थापन किया। इस तरह चंद्रगुप्त ने 320 ई में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। गुप्तकालीन युग की यहीं से शुरुआत हुई। इस काल में कई महान सम्राट का उदय हुआ। इनमें कई महान शासक हुए। 150 वर्ष तक गुप्त वंश ने एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य पर शासन किया। इस तरह बौद्ध धर्म मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय था और विश्व धर्म था। जैसे जैसे उसका विकास और विस्तार हुआ, वैसे वैसे उसका रूप भी विकसित होता चला गया। और गुप्त शासकों का समय बहुत प्रबुद्ध, शक्तिशाली और अत्यंत सुसंस्कृत और तेजस्विता से भरपूर था। इनके बहुत बड़े शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। साहित्य और कला की दृष्टि से वह बहुत शानदार समय था। गुप्त समय सच में बहुत ही शानदार समय था। गुप्त वंश के शासक युद्ध और शांति दोनों कलाओं में माहिर थे। भारत में हुणों का शासन आधी शताब्दी तक ही रहा। इनको पराजित करके कनौज के राजा उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। इस प्रकार लगभग 150 वर्ष तक उसके उत्तराधिकारी अपने बचाव में लगे रहे। उनका साम्राज्य धीरे धीरे सिकुड़ता गया। मध्य एशिया से नए उत्तराधिकारी भारत पर आक्रमण करते जा रहे थे। ये गोरे हुण के नाम से जाने जाते थे। यशवर्मन के नेतृत्व में संगठित होकर नए आक्रमणकारियों ने गोरे हुणों पर हमला कर दिया और उनके सरदार महिरगुल को बंदी बना लिया। गुप्त वंश के शासक बलादित्य ने उसे छोड़ दिया, जो उसे भारी पड़ा। इसके बाद महिरगुल ने फिर कपटता से भारत पर आक्रमण कर दिया। हुणों का शासन लगभग 50 वर्ष
तक रहा। इसके बाद हुणों को पराजित कर कनौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। वे कट्टर बौद्ध थे और उसने बौद्ध धर्म को ही बढ़ावा दिया। उसी के काल में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएंसांग भारत आया था। हर्षवर्धन खुद कवि और नाटककार था। उसने अपने दरबार में बहुत से कलाकार और कवियों को इकट्ठा किया और अपनी राजधानी उज्जैन को सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र बनाया था। हर्षवर्धन की मृत्यु 644 ई में हुई। इस समय एशिया और अफ्रीका में उसकी काल में फैलने के लिए इस्लाम पांव प्रसार रहा था। इस तरह धीरे धीरे इस्लाम जो है सिर उठा रहा था। अब आते हैं दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य के सिमटकर अंत में हो जाने के 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक बड़े बड़े राज्य फूले फले। दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी और समुद्र व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। उसकी गिनती समुद्री ताकतों में होती थी और इनके जहाज दूर देशों तक माल पहुंचाया करते थे। वहाँ यूनानियों की बस्तियाँ थीं और रोमन सिक्के भी वहाँ पाए गए। उत्तरी भारत पर बार बार आक्रमण या होने वाले हमलों का सीधा प्रभाव दक्षिण पर नहीं पड़ा था। इसका परोक्ष प्रभाव यह जरूर हुआ कि बहुत से लोग उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर जाकर बस गए। इन लोगों में राजगीर, शिल्पी, कारीगर भी शामिल थे। इस प्रकार दक्षिण पुरानी कलात्मक परंपरा का एक केंद्र बन गया और उत्तर उन नई धाराओं से अधिक प्रभावित हुआ जो आक्रमणकारी अपने साथ लाते थे। इसके बाद आते हैं शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके। तो इसमें देखते हैं बार बार हमलों और एक के बाद दूसरे साम्राज्य की स्थापना का जो संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, उसके बीच देश में शांतिपूर्ण व्यवस्थित शासन के लंबे दौर रहे हैं। मौर्य, कुषाण, गुप्त और दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलावा और भी राज्य ऐसे हैं जो 200-300 वर्षों तक कायम रहे। इनमें लगभग सभी राजवंश देसी थे। कुषाणों जैसे लोगों ने भी जो उत्तरी सीमा पार से आए थे, जल्दी अपने आप को इस देश के और उसकी सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप ढाल लिए। जब कभी भी राज्य के बीच युद्ध या कोई आंतरिक राजनीतिक आंदोलन होता था तो आम जनता की जीवनचर्या में बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता था। इस इतिहास के व्यापक सर्वेक्षण से इस बात का संकेत मिलता है कि यहाँ शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन के लंबे दौर और यूरोप की तुलना में कहीं अधिक है। यह धारणा भ्रामक है कि अंग्रेज राज ने पहली बार भारत में और शांति और व्यवस्था कायम की। अलबत्ता यह सही है कि जब भारत में अंग्रेजी शासन कायम हुआ उस समय देश अवनति की पराकाष्ठा पर था, पर राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी
थी। वास्तव में यही कारण था कि वह राज यहाँ कायम हो सका। कौन सा राज? अंग्रेज राज। अब आते हैं प्रगति बनाम सुरक्षा। भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया उसका मूल आधार स्थिरता और सुरक्षा की भावना थी। इस दृष्टि से वह उन तमाम सभ्यताओं से कहीं अधिक सफल रही जिनका उदय पश्चिम में हुआ था। वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवार पर आधारित सामाजिक ढांचे ने अच्छे बुरे के भेद को मिटाकर सबको एक स्तर पर ले आती है और इस तरह व्यक्तिवादी की भूमिका इसमें बहुत कम रह जाती है। यह दिलचस्प बात है कि जहाँ भारतीय दर्शन अत्यधिक व्यक्तिवादी है और उसकी लगभग सारी चिंता व्यक्ति के विकास को लेकर है, वहाँ भारत का सामाजिक ढांचा सामुदायिक था और उसमें पालन करना पड़ता था। इस बीच या इस पाबंदी के बावजूद पूरे समुदाय को लेकर बहुत लचीलापन भी था। ऐसा कानून या सामाजिक नियम नहीं था जिसे रीति रिवाज से बदला ना जा सके। यह भी संभव था कि नए समुदाय अपने अलग अलग रीति रिवाजों, विश्वासों और जीवन व्यवहार को बनाए रखकर बड़े सामाजिक संगठन के अंग बने रहें। इस लचीलेपन ने ही विदेशी तत्वों को आत्मसात करने में सहायता की। सामान्य केवल भारत में बाहर से आने वाले विभिन्न तत्वों के साथ नहीं किया गया, बल्कि व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच भी समन्वय करने का प्रयास दिखाई पड़ता है। इस सामान्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने भारत का निर्माण किया और इस पर विविधता के बावजूद एकता की मोहर लगाई। राजनीतिक ढांचे के मूल में स्वशासित ग्राम व्यवस्था थी। राजा आते जाते रहे पर यह व्यवस्था नींव की तरह कायम रही। बाहर से आने वाले नए लोग इस ढांचे में सिर्फ सतही हलचल पैदा कर पाते थे। राज सत्ता चाहे देखने में कितनी निरंकुश लगती हो, रीति रिवाजों और वैधानिक बंधनों से कुछ इस तरह नियंत्रित रहती थी कि कोई शासक ग्राम समुदाय के सामान्य और व्यवस्थित विशेषाधिकारी का विशेष अधिकारों में आसानी से दखल नहीं दे सकता था। इन प्रचलित अधिकारों के तहत समुदायों और व्यक्तित्व दोनों की स्वतंत्रता एक हद तक सुरक्षित रहती थी। ऐसा लगता था कि ऐसे हर तत्व ने जो बाहर से भारत में आया और जिसे भारत ने जब्त कर लिया, भारत को कुछ दिया और उससे बहुत कुछ लिया। जहाँ वह अलग थलग रहा वहाँ वह अंततः नष्ट हो गया और कभी कभी इस प्रक्रिया में अपने खुद को या भारत को नुकसान पहुँचाया। इस तरह यह पाठ यहाँ तक करते हैं और अगले भाग में युगों का दौर का दूसरा भाग करेंगे। एक साथ सभी पाठ तो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए यहाँ तक करते हैं। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।